धनबाद की झरिया सीट हॉट सीटों में से एक है और यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। लेकिन यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। पूर्णिमा जी, सिटिंग विधायक हैं आप। 5 साल को अगर मैं देखूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से मुद्दे रहे 19 में, क्या बदलाव है 24 में, और किन मुद्दों के साथ अब आप जा रही हैं क्षेत्र में जनता के बीच। सबसे पहला जो मुद्दा झरिया के साथ था वो था कि झरिया को बसाने का और झरिया को बसाने का। ये झरिया के लोगों में एक डर इतना गहरे तरीके से जो है स्थिर हो चुका था कि भाई अब तो हम बचेंगे नहीं, हमको यहाँ से हटना ही हटना है। ना जाने किस दिन कब आउटसोर्सिंग कंपनियां कितना बढ़ती जाए, जितना भी खनन कर रही हैं कंपनियां, क्योंकि जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो कब आके आपको आपके घरों से निकाल देंगे, कब खाली करा देंगे, इसका कोई ठीक नहीं था। तो ये सबसे पहली बात थी जिसको लेकर हम चुनाव में उतरे थे और विगत 5 सालों से वो शांति हमने जो है बहाल करके रखी है झरिया में। वो गुंडागर्दी जो उनकी थी वो नहीं चलने दी है। दूसरा था कि झरिया को भाई ठीक है आपने बचा लिया, तो उसके बाद का क्या? उसके बाद भी तो स्कूल कॉलेज अस्पताल चाहिए ही चाहिए, जो एक्चुअली में पिछले 15 सालों से नहीं था, और जो था वो भी यहाँ से बाहर भेज दिया गया था। एक प्लानिंग के तहत आप पानी भेजिए, आप बिजली हटाइए, आप कॉलेज भेजिए, तो फिर जब ये बेसिक नीड्स यहाँ से चली ही जाएंगी तो झरिया बचेगा ही नहीं रहने के लिए। तो इनको वापस लाने का जो है एक प्रयास किया मैंने। आज यहाँ पर एक बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है जो विगत 15 सालों से नहीं था, 2 कमरे में चल रहा था किसी तरीके से। आज हमारा आरएसपी कॉलेज जो चला गया था वो वापस आ गया है। अब सड़कें बन रही हैं। जिन बिल्डिंग्स को ये बोलकर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बोलकर नहीं बनाया जाता था कि भूत आसान क्षेत्र है, धंस जाएगा। तो मेरे एक ही कहना था कि कैसा भी क्षेत्र हो, लोग रह रहे हैं ना, तो सरकार सुविधा क्यों नहीं देगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर आई थी पिछली बार, और बहुत सारा काम जो है मुझे करने को मिला। साथ में ही इस सरकार ने बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा लोगों को लेकर जिस तरीके से आश्वस्त किया और जिस तरीके से लोगों के घर घर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, ये विगत झारखंड में जितने भी साल जितनी भी सरकारें नहीं, किसी ने नहीं किया। तो जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया वो लोगों के घर घर तक पहुंचा। तो ये सारी बातों को ये किया है हमने, और ये हम लेकर जनता के पास जा भी रहे हैं, और बहुत प्रेम और बहुत स्नेह में मिल रहा है। जनता की बात आपने कही है और गुंडागर्दी की बात आपने कही। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि कई आरोप लगाए जा रहे हैं, असुरक्षा की बात कही जा रही है, प्रदूषण का मुद्दा उठाया जा रहा है। कैसे आप देखती हैं इन आरोपों को और कैसे जवाब देना चाहेंगी? देखिए, जब आप झरिया और धनबाद की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार की इकाइयां हैं, और जब अब बीसीसीएल राज्य सरकार के कंट्रोल में तो है नहीं, कोल इंडिया केंद्र सरकार के कंट्रोल में आता है। ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, सेल हो, उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे वो सीधे उन्हीं के अंडर में हैं। तो आप प्रदूषण की जब बात करते हैं तो केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोयला वो लेकर जा रहे हैं तो जिस क्षेत्र में से कोयला जा रहा है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करें कि वहां के लोग इस चीज से कैसे निजात पाएं। हमें जितने संसाधन मिलते हैं उपलब्ध, जितनी भी योजनाएं केंद्र की तरफ से आती हैं, हम ये भरसक प्रयास करते हैं कि वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो और उससे जो है जो परेशानी दूर हो सकती है, जिसके लिए वो बना है, वो हो। इसमें आप पहली बार देखेंगे लगातार प्रदूषण को लेके आवाज उठाई है कि भाई आप जो है स्प्रिंकलिंग करो आप, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग इतने वृहद तौर पर, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग करते हैं, और जिन लोगों, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था ओपन कास्ट माइंस को लेकर, उनसे होने वाले प्रदूषण, उनसे होने वाली परेशानी को लेकर, उनके वो जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उसको लेकर या विस्थापन को लेकर कोई एक सेंटेंस नहीं था। उठाया जा रहा है, विस्थापितों का मुद्दा उठाया जा रहा है, बेरोजगारी की बात कही जा रही है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, खासकर युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह जीत कर आती हैं तो क्या आश्वासन देंगी? मैं अपना भरसक प्रयास करूंगी। सरकार की तरफ से भी जब भी नियुक्तियों की बात आती है सरकार में, तो सबसे मुखर होके, विशेष करके कांग्रेस के सारे विधायक, उन्होंने हमेशा अपनी बात रखी है कि अगर कोई रिजल्ट लंबित है तो आप उसको कीजिए। अच्छी बात यह है कि इस सरकार में 4 जेपीएससी हुई। आप 5 साल में आपने 4 जेपीएससी का एग्जाम करवा लिया। वहीं आप अगर विगत 18 सालों का देखें, 19 सालों का रिजल्ट, तो मात्र 6 जेपीएससी हुई थी। जेएसएससी सीजीएल जो आज से 8 साल पहले हुई थी, एक बार करवाकर उसे रद्द करवाना पड़ा। उसके लिए जो भी कारण रहे हों कि भाई कोई अनियमितता हुई उसमें,
उसके बाद दोबारा करवाया, लोग कोर्ट गए लेकिन कोर्ट ने भी रिजल्ट को होल्ड नहीं किया, आप रिजल्ट दे सकते हैं ऐसा कोर्ट ने बोला। तो सरकार प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए, और जितने भी रिजल्ट्स, अगर सरकार कहीं भी पीछे हाथ खींचती थी कि इसमें लेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए तो विशेष करके, मैं किसी सरकार और किसी पार्टी की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कि देना चाहिए हमें और करना चाहिए उनके लिए। ये मेरा एक न्यूट्रल अप्रोच हमेशा रहा है, क्योंकि घर परिवार चलते हैं इससे, इसलिए। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आप महिला है, घर भी संभालना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाहर की जिम्मेदारी, जनता के बीच जाकर उनकी भी दुख परेशानी सुननी होती है आपको, कैसे ये सब कुछ मैनेज होता है? अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे नहीं हैं, तो घर में जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है, लेकिन उसके बाद काम है। अब काम है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं रोज कुछ ना कुछ, और एज अ टास्क लेते हैं। थोड़ा मेरे लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि आप थोड़ा आईएएस की तरह कम और नेता की तरह ज्यादा रहिए, क्योंकि वो फिर मैं ना एक टास्क ले लेती हूँ कि नहीं, इन्होंने कुछ कह दिया है तो उसको कैसे करना है, किसी भी हाल में करके रहना है हमको। तो वो सारी चीजें हैं, अपना एक अनुभव है, ये अलग ही तरीके का अनुभव है, लोगों से मिलना, उनका काम करना, उनका जिस तरीके की परेशानी है, और अलग हर किसी का एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। कहीं शादी की प्रॉब्लम है, कहीं घर में कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, कहीं कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम है, कहीं कोई बीमारी से ग्रसित है, मतलब इतनी, कोई नौकरी का है, कोई कहीं पैसा मांग रहा है, मतलब इतनी यूनिक प्रॉब्लम्स डेली आपके पास आती हैं। इतना अनुभव आपने 5 साल में, मुझे लगता है कि आप 5 साल अगर राजनीति कर लेते हैं सीधे तौर पर, तो आपको जीवन में कम से कम 20 साल का अनुभव हो जाता है, तो अच्छा है। 5 साल का जो अनुभव रहा, क्या लग रहा है इस बार 24 में, क्या कोई चुनौती है सामने, या फिर जनता पर आपको भरोसा है कि हाँ मेरे पक्ष में वोट आएंगे, जनता मेरा साथ देगी? चुनौती तो हमेशा रहती है, चुनौती कब नहीं रहती, और चुनाव और चुनौती एक ही जैसा शब्द है लगभग लगभग। दूसरी बात है कि आप बोल रहे हैं कि विपक्ष में और क्या है, देखिए वो सब चलता रहेगा, सामने लोग हैं, लोगों का प्रेम बहुत मिला, लोगों का स्नेह बहुत मिला, और चुनाव तो चुनौती है, लड़ेंगे और देखा जाएगा, आगे जीतेंगे ही। आखिरी में बस मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों ही आ रहे हैं आपके लिए, और चूंकि कल्पना सोरेन भी एक महिला है और अचानक से उनका राजनीति में उनकी जो एंट्री होती है, धमाकेदार एंट्री, और जिस तरह से महिलाओं के बीच में कल्पना सोरेन जा रही है, वो एक अलग सा समर्थन उनको भी मिल रहा है। आपके लिए आपको क्या, आप कैसे देखती है हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को, क्या लग रहा है किसका इम्पैक्ट ज्यादा है? नहीं, इम्पैक्ट दोनों का अलग अलग क्षेत्र में है। महिलाओं के बीच में कल्पना जी का थोड़ा ज्यादा है, और जो बड़ी महिलाएं हैं वो हेमंत जी को बेटे की तरह ट्रीट करती है। मैंने देखा है, मैं कार्यक्रमों में गई हूँ, और ये खुशी मुझे देखने को मिलती है कि किस तरह विशेष करके जो आदिवासी समुदाय है, कितना खुश होता है उनको देखकर कि उनका कोई, उनके बीच से कोई एक लड़का उठकर जो है वो आज मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का। तो खुशी है, सबको लगता है कि उनके यहाँ से कोई एक बच्चा निकलकर बाहर जाता है तो अच्छा करता है। जहां तक प्रभाव करने की बात है, तो अलग अलग अपना क्षेत्र, महिलाओं के बीच में कल्पना जी बहुत जो है उनको पसंद किया जाता है, बहुत पॉपुलर है, अच्छा बोलती हैं, और हम सब आपस में विधानसभा में बात भी करते हैं, जबकि मैं थोड़ा सा ओल्ड विधायक हूँ एज कम्पेयर टू, लेकिन उनका राजनीति में अनुभव ज्यादा रहा होगा, मुझे लगता है राजनीतिक परिवार से रही हैं शुरू से, और विवाह को भी 18-19 साल हुए हैं, और पति 2 से 3 बार मुख्यमंत्री हैं, तो अनुभव ज्यादा, मेरा अनुभव कम है उसमें। लेकिन हाँ, अगर ड्यूरेशन देखें तो विधायक में ज्यादा समय के लिए रही। आपको लगता है कि हाँ हेमंत सोरेन जब बोलते हैं और जब कल्पना सोरेन बोलती है तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है? दोनों का अलग अलग अपना हिसाब किताब है, मैं नहीं बोल सकती कि कौन कहाँ क्या इम्पैक्ट करेगा, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग तरीका है बोलने का, अपनी अलग अलग समझ है, अलग अलग क्षेत्र है, और आप हेमंत जी अग्रेसिव होकर नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे से, आप कभी पर्सनली मिलेंगी तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, आराम से मिलेंगे, आपको बहुत समझेंगे, और काम कर देते हैं। मैंने झरिया के लिए जितना काम कराया है, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन जितना काम मैंने कराया है मुझे बहुत खुशी होती है, तो ये अच्छी बातें हैं ना। और कल्पना जी को जहां अग्रेसिव है, वो देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक मुझे पता है, जो मेरी बात होती है, कि उनको बहुत शौक नहीं था राजनीति में आने का, ना ही मुझे था, लेकिन परिस्थितिवश आना ही पड़ता है, और थोड़ी महिला अग्रेसिव हो जाती है जब उनके परिवार के साथ कुछ होता है, तो उनके साथ भी वही हुआ। आज जो अग्रेशन आपको कल्पना जी में दिख रहा है, वो यही कारण है उसका सबसे बड़ा, कि
वो 5 महीने जेल में थे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्ली को रिजेक्ट करके उनको बाहर बेल भी दे देता है। तो यही सारे कारण हैं, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग इम्पैक्ट है। चलिए, और आखिरी में मैं चाहूंगी कि एक बार चूंकि आप कशिश न्यूज पर हैं, एक आखिरी बार जनता से अगर आप कुछ कहना चाहें कि हाँ अगर जीत कर हम आ रहे हैं तो ये काम करेंगे, पिछला हमने ये किया है, अब हमें ऐसे बढ़ाना है आगे। बहुत सारा जो है कार्य वो हमारी जनता को समर्पित है ऑलरेडी, बहुत सारा चल रहा है। सबसे बड़ा योजना जो है, मैं खुलकर बोलती हूँ, मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जलापूर्ति को लेकर है झरिया की। और वो जलापूर्ति का प्रोजेक्ट जो हमारा लगभग 70% हमने विगत 3 वर्षों में जो है पूर्ण किया है, वो अगले 8 से 10 महीने में आने वाले समय में उसको पूर्ण करके झरिया को समर्पित करना है मुझे। वो मेरा जो है पिछले लगातार जब से जीती हूँ तब से वही प्रयास रहा है और वो सबसे पहले करना है। फिर सरकारी योजनाओं का लाभ जब आपको लगता है कि आप बहुत कर देते हैं, लेकिन फिर से जब मैं पिछली बार गई थी तो लगातार जितनी शिकायतें मुझे पेंशन की तब मिली थी, आज उतनी नहीं मिलती हैं, लेकिन आज भी मिलती हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो समस्याएं जो है उनको कैसे टैकल करके और योजनाओं का लाभ, आज अगर योजनाओं का लाभ 100 में से हम 60 परिवारों में पहुंचा पा रहे हैं तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसको हम 80 और 90 कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमने जो सर्वे किया और हम जो डेटा, क्योंकि मैं अपना ऑफिस थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ, उसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि सरकारी योजना का लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास 83,000 बेनिफिशरीज हैं इस झरिया विधानसभा के, जो हाँ ये कहते हैं कि उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योजनाओं का लाभ मिला है। और ये वो डेटा है जो वोट मुझे मिला था उससे ज्यादा है। तो ये खुशी होती है मुझे कि हम इतना कर पाए, लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा। आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, सब कुछ उसके अनुसार करना है हमको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा नीरज सिंह, जो कि झरिया से कांग्रेस की प्रत्याशी है। उन्होंने अपनी जीत का दावा तो किया ही है, साथ ही साथ विकास के कौन कौन से काम करेंगी, जलापूर्ति योजना हो या फिर सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता, आम लोगों को कैसे मिल सके। 24 में अगर पूर्णिमा नीरज सिंह जीत कर आती है तो वो जनता के लिए समर्पित तो रहेंगी ही, सरकारी योजनाओं का लाभ भी आम लोगों तक पहुंचाएंगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज, धनबाद।